हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टू द पॉइंट में। इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ कि 12th पास जो बच्चे हैं वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एसएससी के अंदर। एसएससी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिलो ए ग्रेड जो एग्ज़ाम्स हैं वो करवाती है। ठीक है, तो इसमें 12th के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हम देखेंगे क्या क्या है, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ इस वीडियो बनाने का पर्पज़ बेसिकली क्या है कि जो विलेज परिवेश है, क्योंकि मैं खुद गांव से आता हूं तो मुझे अच्छे से पता है वहाँ क्या सिचुएशंस हैं। तो बेसिकली बच्चे जो हैं वो आफ्टर ट्वेल्थ क्या क्या करते हैं, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहाँ पे। ट्वेल्थ के बाद बच्चे इस तरह से शिफ्ट होते हैं कि कुछ बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े से ठीक होते हैं उनको भेज दिया जाता है जेई नीट के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो वहीं पे बीए, बीएससी, बीकॉम या ये सब कर रहे होते हैं, और जो पढ़ाई में थोड़े ज़्यादा ही वीक रह गए होते हैं वो कुछ नहीं, वो वहीं पे बेसिक छोटे मोटे काम करना या कुछ इस तरह की सिचुएशन में घुस जाते हैं। तो और फिर ये जो है ना जेई नीट वाला, ये भी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, यहाँ से भी बहुत बच्चे फेल होकर वापस आ जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। तो मेरा बनाने का ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इनको कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर ढूंढना पड़ेगा जहाँ से ये कुछ अच्छा कर पाए। अब मैं ये बोल दूं कि ये स्टार्टअप खोल लें, तो ये मैं यहाँ रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज है स्टार्टअप के लिए, बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अपॉर्चुनिटी पैसों की तरफ उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या ऐसा करें जिससे अपनी फैमिली अपनी चीज़ों को सपोर्ट कर पाए, रेदर देन कि कुछ भी चीज़ों में घुसने की बजाय। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, सब कुछ होता है, लेकिन रास्ते नहीं पता होते हैं। तो वही रास्ते बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको क्लियर कट एक इंडिकेशन हो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ आफ्टर ट्वेल्थ। ठीक है, तो मेरा बस यही है मकसद कि भाई कहीं ना कहीं ट्वेल्थ वो करें, उसके बाद में वो अपनी जो डिग्री है बीएससी, बीए, और इफ दे वांट टू डू बीकॉम या फिर इस तरह का कोई भी वो कोर्स कर रहे हैं, ये जरूर करो। डिग्री बहुत जरूरी है, बट डिग्री के साथ साथ वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन फेज में चले जाएं अभी से। और प्रिपरेशन फेज में जाते जाते उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी वो मैं यहाँ बताऊंगा अभी, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी और कहाँ कहाँ वो लैंड कर सकते हैं इन सब चीज से। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि उन्हें क्लियर कट आइडिया हो कि मैं अभी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ एसएससी की बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है बच्चों के लिए। ठीक है, कहाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारा डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के इस वीडियो को देखो ताकि आपको अपने बारे में पता लगे कि यार कहीं ना कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसलिए मैं अभी से थोड़ा सा रिदम बना लेता हूं अपनी। तो अब देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो एग्जाम है वो एमटीएस का एग्जाम है। ठीक है, एसएससी एमटीएस। इसमें देखो क्या होता है, इसमें 10th पास चाहिए होता है उनको। ठीक है, 10th पास बच्चा चाहिए और 18 to 25 एज, बस ये क्राइटेरिया है। उसके अलावा आप जो है एग्जाम देना है एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं मैक्सिमम में यही 4 सब्जेक्ट आएंगे, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, और रीजनिंग। यही 4 सब्जेक्ट आएंगे। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, प्लस आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, आपकी ग्रेजुएशन पूरी होती जाएगी, प्लस आपकी इन सब्जेक्ट पे कमांड बनेगी, तो वेरी सून आप जॉब पे लैंड कर सकते हैं। और मेरा बिल्कुल ये मन नहीं है कि आप वहां जाके बस एसएससी में एमटीएस लग जाओ या सीएचएसएल में क्लर्क लग जाओ। ठीक है, तो फिर आप वहीं वहीं पर रुक जाओ। जैसे आप जॉब में घुसोगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप वहां घुसने के बाद और मेथड देख सकते हो कि भाई मैं अब मैं मेरी काबिलियत यूपीएससी की है, बट आज मैं एक जॉब लग चुका हूँ, मेरे घर वालों से डिपेंडेंसी हट चुकी है, तो अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा। आप वहां पे दिल्ली में जैसे पहुंच गए तो वहाँ बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो वीकली क्लासेस करवाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अपने दोस्तों के जो मेरे साथ काम करते थे और आप बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे चले गए फ्रॉम एमटीएस, फ्रॉम क्लर्क एंड दीज थिंग्स। तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इसको देखते हैं। तो ये पहला एग्जाम मैं बता रहा हूँ जिसमें 10th पास 18 to 25 एज। ठीक है, सब्जेक्ट वही मैथ और रीजनिंग आएगा। 2 सेशन में एग्जाम होता है ये, तो पहले में मैथ और रीजनिंग आती है बेसिकली। इस सेशन के नंबर नहीं जुड़ते। ठीक है, लेकिन जो जीके और इंग्लिश दूसरे सेशन में आती है इसके नंबर आपके जुड़ेंगे और इसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। ठीक है, अब पूरा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, लेकिन मैं आपको मेजर बता दूं क्योंकि पढ़नी तो ये 4 चीजें हैं आपको। ठीक है, वो पैटर्न वगैरह वो बाद में देखेंगे क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी चीज क्या है, वर्क प्रोफाइल। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैं एमटीएस तो नहीं बन सकता। देखो, अगर आप गांव में बैठे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही, कुछ भी आप मतलब खराब हालत में जी रहे हो, तो बेटर है कि एक बार एमटीएस से शुरू कर ली जाए जिंदगी, एंड देन आप वहां आके कुछ भी करना। ठीक है, और अब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई एमटीएस जो है ना बर्तन धोते हैं वहां पे। ठीक है,
3 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज एएसओ वहाँ पे, ठीक है, और मेरे साथ एमटीएस काम करते हैं, मेरे साथ क्लर्क्स भी काम करते हैं, मेरे साथ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स भी हैं। तो ये सारी चीजें मैंने तो कहीं देखी नहीं कि कोई एमटीएस बर्तन धो रहा हूँ, ठीक है, वेरी रेयरली कोई एक आधा कोई फंस गया हो ऐसी चीज के अंदर, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपने आंखों से तो कभी किसी को बर्तन धोते नहीं देखा, किसी भी एमटीएस को, ठीक है। तो कोई बर्तन नहीं धोता, कोई झाड़ू नहीं निकालता, ठीक है, कोई फालतू की चीजें, कुछ इस तरह की चीजें नहीं है। मैक्सिमम जो काम है वो जो मैंने नीचे लिख रखे हैं वही है कि एक तो वो जो डाक होती है, ठीक है, उसकी एंट्री करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या डाक को इधर उधर लेके जाते हैं, जो उनका बेसिक काम है, ठीक है। पैरेलली इन कामों के बीच में उनको थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी मिलता है कि वो थोड़ा सा भाई अगर जा रहे हैं तो उनको, जैसे कहीं मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, यहाँ से ए से बी जगह गए, तो वो जा भी रहे हैं तो उनका टाइम मतलब जो लग रहा है उसमें वो थोड़ा अपने हिसाब से रिलैक्स भी कर लेते हैं कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा रिलैक्सेशन तो ना, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, तो वो चीजें उस तरह से हैंडल भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, कोई ऐसा बर्तन ये सब नहीं है। आपकी एक ठीक ठाक शुरुआत हो जाएगी, एक मिनिस्ट्री में आप घुस जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें ईजी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं एमटीएस के बारे में, ठीक है। आपके लिए पहली एक जो पोस्ट बन सकती है वो है एमटीएस। एंड नाउ कम टू सेकंड, दैट इज सीएचएसएल। अब सीएचएसएल में क्या है, ठीक है, देखो सीएचएसएल, ठीक है, सीएचएसएल में क्या है, सीएचएसएल में आप बेसिकली एलडीसी बनते हो, ठीक है, एलडीसी वाली पोस्ट है ये। तो उसमें क्या है, अब ये एलडीसी कौन होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्लर्क है, इनका एक्चुअली चार्टर तो यही होता है, चार्टर मतलब जो बेसिकली काम क्या है इनका, तो इनको बेसिकली चार्टर जो होता है वो तो होता है इनका बेसिकली ये हेल्प करने के लिए होते हैं एएसओज को, ठीक है, एएसओज को हेल्प करने के लिए होते हैं, उनको टाइपिंग ये सब करने में, उनका जो कंटेंट वो प्रिपेयर करते हैं उनको बनाने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई हायरार्की फॉलो नहीं हो रही किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। वो बेसिकली क्या करेंगे, जो एक अच्छा एलडीसी होगा, मान लो कोई एलडीसी ऐसा बच्चा बन गया जो टैलेंटेड है, तो उसको डीलिंग हैंड बना देते हैं, ठीक है, डीलिंग हैंड बना देते हैं। डीलिंग हैंड का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर काम का अथॉरिटी बना देते हैं उसको, तो वो पूरा काम वो बंदा हैंडल करता है, इससे उसकी रिस्पेक्ट भी बनती है और सारी चीजें वो एज अ एएसओ ही होता है, बस उसको सैलरी कम मिल रही है, अदरवाइज वो एक एएसओ की तरह ही बिहेव कर रहा है, वहां पे एक अच्छे रैंक की तरह बिहेव कर रहा है, कोई उसको एज एलडीसी या फिर ऐसे लोअर लेवल पे ऐसे कोई ट्रीट नहीं करता कुछ भी, ठीक है, सब इक्वल तरह से काम करते हैं, इक्वल तरह से चीजें चलती है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी जॉब है ये भी। 18 ईयर से आपकी इसकी जो क्राइटेरिया वो 18 ईयर से शुरू हो जाएगा, तो आप 18 ईयर के हो जाओगे 12th के साथ, 12th के जस्ट बाद, तो आप ये एग्जाम भी दे सकते हो। ये चारों चीजें आपको करनी है, बहुत जल्दी आपकी जॉब लग जाएगी, बहुत अच्छी इसकी सैलरी भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके ये टीयर 1 टीयर 2 दो उसमें फेज में होता है एग्जाम। पहले में वही 4 सब्जेक्ट आएंगे जो मैंने अभी बोले, ठीक है, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 60 मिनट, ठीक है, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, बेसिकली 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करते हैं और 60 मिनट आपको मिलेंगे, उसमें आपको पेपर सोल्व करना होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, फिर आप इसमें आ जाओगे टीयर 2। ये किसी दूसरे दिन होगा, ठीक है, उसके दूसरे दिन नहीं, मतलब इससे जो क्लियर करेंगे वो लोग यहाँ आएंगे पेपर देने के लिए। तो ये पेपर होगा आपका, इसमें ये चारों सब्जेक्ट फिर से आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है कि पहला जो सेशन होता है उसमें मैथ रीजनिंग होगी, फिर अगले में इंग्लिश जीके, इस तरह से थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में जब नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, क्योंकि वो उसी टाइम इसका रेलेवेंस भी है, अभी मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, स्किल टेस्ट होता है। हाँ, इसमें एक चीज एडिशनल आपकी आ जाएगी, स्किल टेस्ट। आपको कहीं ना कहीं टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है, और ये ठीक ठाक सी स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो आप टाइपिंग सीख लेंगे, प्लस वो चारों सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे, तो आपकी ये जॉब भी पक्की हो सकती है बहुत शुरुआत में, और इससे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। पैरेलली एलडी टू यूडी, जब आप एलडीसी बन के आते हो फिर आप यूडीसी में लैंड करते हो, प्रमोट होके, तो ये भी फास्ट प्रमोशन है। मेरे डिपार्टमेंट में फास्ट है, बाकी जगह भी फास्ट ही है, ठीक है। आगे जो प्रमोशन है थोड़े से लूज हो जाते हैं, एसओ और ये सब, लेकिन नॉर्मली ये प्रमोशन काफी फास्ट है, तो वहां भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम की तरफ, स्टेनोग्राफर। बहुत ही ये वो एग्जाम है जिसको मैं बोलता हूँ छुपा रुस्तम, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये जेन्युइनली एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम है। इतनी कम एज में आप इतना पैसा इसमें बन सकते हैं, ठीक है, कि आप भी ड्रीम नहीं करोगे कि यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर एक एग्जाम है जिसमें आप स्टेनो लगते हो, फिर आप पीए पीएस इन सब में प्रमोट होते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छा कैडर है। सीधी सी बात है कि आप स्टेनो लग जाओगे, फिर आपको लिंक कर दिया जाता है ऑफिसर के साथ, किसी भी एक ऑफिसर के साथ आप उसके पीए पीएस बिहेव करते हैं, ठीक है,
तो उस टाइम पे सीधी सी बात है, जब आप इतने बड़े हाई रैंक ऑफिसर के साथ काम कर रहे हो तो उसकी डायरेक्ट डीलिंग आपके साथ ही होती है। आप ही उसके फोन उठाते हो, आप ही उससे कनेक्ट करवाते हो, आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे होते हो बेसिकली। उस ऑफिसर का सब कुछ मैनेज आप करते हो, उसके ट्रिप्स, उसकी मतलब उसका मतलब आप बेसिकली आप उसके मैनेजर हो, उसके लाइफ मैनेजर हो ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपकी लाइजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि मान लो मुझे भी एज एएसओ किसी ऑफिसर से मिलना है तो मैं पहले आपके पास मिलने आऊंगा कि उन सर से मिलना था, तो आप मुझसे भाई वो अपॉइंटमेंट करवाओगे या जो भी है। तो बहुत स्ट्रांग कैडर है, बहुत अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती है इससे। तो अच्छा कैडर है, सैलरी भी बहुत अच्छी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक एग्जाम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम थोड़ा सा टेढ़ा है इसका। वो टेढ़ा बन गया है, वो हम देखते हैं, ठीक है। वो क्या है, देखो इसके दो एग्जाम होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 बेसिकली क्या है कि इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें मैथ्स नहीं आती। सबसे अच्छी बात, अगर जिन बच्चों को मैथ्स से फियर है, इस एग्जाम में मैथ्स नहीं आती। इसमें क्या आती है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, बस 3 सब्जेक्ट आएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। सॉरी 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स के लिए, 2 आवर्स में आपको सोल्व करना है। तो ये पेपर है सीबीटी का, ठीक है। एग्जैक्ट डिटेल है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक टेस्ट होगा पहला आपका। फिर जब ये एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको स्किल टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है इसके अंदर। स्किल टेस्ट क्या है, स्किल टेस्ट है शॉर्ट हैंड। स्किल टेस्ट है शॉर्ट हैंड, टाइपिंग नहीं है यहाँ पे शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड होता है कि किसी की डिक्टेशन को बहुत फास्ट फास्ट लिखना, ठीक है। और ये बोलने में बहुत इजी लगता है कि कर लेंगे, लेकिन ये बहुत टफ है, ठीक है। जितना नॉर्मली तो लोग बोल देते हैं कि 6 महीने में हो जाता है ये। सोचो 6 महीने में हो जाता है तो हर कोई कर लेता है, लेकिन 6 महीने में नहीं होता। जितना मेरा स्टेनोज और उन लोग के साथ बात होती है वो मुझे बताते हैं कि इट इज नॉट अबाउट 6 मंथ। ये बंदे पे वेरी करता है, कुछ लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता ये, ठीक है। तो टाइम लग जाता है, लेकिन वही है कि अगर आप में वो काबिलियत है, मेहनत करने का दम है, तो आप सीख जाओगे इसको, ठीक है। और अगर आप सीख गए तो सोचो, अगर आपने ये एग्जाम क्लियर किया, ये निकाला, तो आप बहुत अच्छी जगह पे लैंड करोगे, बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे और बहुत अच्छी सैलरी के साथ। इतनी कम एज में अगर आप 20 की एज में भी क्लियर कर लोगे तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ की। लेकिन वही है कि शॉर्ट एंड थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है किसी भी बच्चे के लिए। अगर आप बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हो, आपने शॉर्ट एंड भी सीख लिया, आपने ये सब्जेक्ट भी क्लियर कर लिए, दोनों चीजें मिला के आपने लास्ट में यहाँ स्टेनो आपने जिंदगी की शुरुआत कर ली, तो आप बहुत अच्छी जगह पे होगे, मतलब, ठीक है। ये कैडर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी जगह पे आप पहुंच जाओगे। तो इस चीज के बारे में आप जरूर सोचेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज का आइडिया चाहिए तो आप मैसेज कमेंट में लिख सकते हो मुझे, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा। फिर उसके बाद में आती है सिलेक्शन पोस्ट। ये भी वो एग्जाम है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं बात करते, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम जो है ना वो सीजीएल है। हर कोई सीजीएल के बारे में बात करता है, लेकिन ये जो एग्जाम्स मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं थोड़े से छुपे रुस्तम है, इनकी कोई बात नहीं करता। तो इस एग्जाम में क्या है, बेसिकली इस एग्जाम में बहुत सारी पोस्ट आती है, अलग अलग मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी पोस्ट आती है, ठीक है। अब वो कोई फिक्स नहीं होती, हर बार अलग अलग होती है। इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज आती है। अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग चीजें होती है, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया भी होता है कि भाई ये पढ़ा होना चाहिए, वो पढ़ा होना चाहिए, यहाँ से डिग्री की होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो सबकी अपनी अपनी आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर भी आती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है जब ये सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आए तब, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें एज लिमिट और ये सब अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो उससे सॉरी नोटिफिकेशन से ही क्लियर हो पाता है कि किसमें कितनी क्या चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 18 ईयर से शुरुआत होगी, अप टू 30-40 तक चली जाती है। तो वो आपको इस तरह से उस नोटिफिकेशन से देख के समझ में आ जाएगा। तो ये सारी जो 4 मेजर चीजें मैंने बताई है, वही है 4 पोस्ट बेसिकली एसएससी के अंदर, ठीक है। तो 4 पोस्ट जो है वो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी आपको कर देता हूँ एक्सप्लेन इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने बताई थी एमटीएस, ठीक है, सीएचएसएल, स्टेनो और सिलेक्शन, ठीक है। ये 4 पोस्ट है बेसिकली, इन पे आप मेहनत कर सकते हैं। और जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज उसको सीरियस लीजिए। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या फिर किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, घर में किसी तरह की सिचुएशंस हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बूंद साबित हो सकती है मेरी बातें। मे भी आप मैथ्स में अच्छे हो, ठीक है, मे भी आप इंग्लिश में अच्छे हो, आपको सब कुछ भाई आपको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत हो, आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाने की जरूरत हो, आपको जैसे दिखाया जाएगा आप किसी भी एग्जाम को फोड़ने की क्षमता रखते हो। अगर ये सारी सिचुएशन है और लेकिन बस आपको रास्ता ही नहीं पता, आपको किसी ने बताया नहीं कि इस तरह की चीजें अवेलेबल भी थी, ठीक है, तो अगर ऐसी इस तरह की सिचुएशन है तो फिर आप ये वीडियो देख के समझ जाओगे कि आपके लिए वहां अपॉर्चुनिटी है।
आपको सिर्फ ये करना है कि वो 4 सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ उनको सीखना है, पैरेलली आपको अपनी डिग्री पूरी करनी है और मीनवाइल एग्जाम देते रहना है। मे भी आपका कोई एग्जाम फंस जाए, आपकी लाइफ की एक अच्छी शुरुआत हो जाए। एंड आफ्टर दैट मैं कभी नहीं चाहूँगा कि एक बच्चा MTS फंस जाए या LDC फंस जाए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे साथ के ऑफिस में एक लड़का था, LDC था वो, ठीक है, CHSL से आया था। अगले ही साल उस बंदे ने मेहनत करके CGL निकाल दिया, ठीक है, और आज वो मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे पता है, वो इधर MEA या फिर CSS में है एज ASO, ठीक है, देख लो। उसके अलावा लास्ट टाइम 2 MTS थे, दोनों ने प्रिपरेशन करी, ठीक है, और वो लोग भी दोनों मतलब बहुत ज़्यादा नहीं तो TA तक पहुंच गए, मतलब ठीक है, टैक्स असिस्टेंट तक पहुंच गए। तो वो अभी MTS यहाँ से रिजाइन करके और वहाँ चले गए हैं, वहाँ ज्वाइन कर रखा है उन्होंने। तो देखो, अपॉर्चुनिटीज अंदर आने के बाद भी मिल जाएगी। द थिंग इज दैट कि आपके ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा। तो होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और आपको हेल्प भी करेगी। इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा और ये वीडियो कंप्लीट करूँगा। आप कमेंट में अपनी बातें लिखें, जो भी डाउट्स हैं मुझसे पूछें, और आपका कमेंट, आपके लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, सब कुछ हमें हेल्प करेगा, हमें बूस्ट करेगा। और ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, पैरेलली और भी ज़्यादा गाइड करेंगे। एंड मैं तो ऐसा कोशिश करूंगा कि मैं 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 इस तरह की गाइडेंस देने को भी तैयार हूँ इन फ्यूचर। जब चीज़ें थोड़ी सी एस्टेब्लिश होंगी तो बिल्कुल एक एक बच्चे पे हेल्प कर दी जाएगी, क्योंकि अभी ये छोटा चैनल है तो मैं किसी को भी हेल्प करने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द थिंग इज दैट कि आप थोड़ा सा सपोर्ट दें सामने से। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।